हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हालचाल हैं आप सभी के? चलो भाई, कौन कौन आ गया है? मुकेश, बालकिशन, नंदन, भारती, आशु, रवि, पंकज, सुरक्षा, गीता, अंकिता, निखिल, सिकंदर, डॉली, गीता, वर्षा, सचिन और बहुत सारे तेजी से नाम जा रहे हैं। कैसे हैं आप लोग सभी? बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। काफी दिनों से ये सोच रहे थे कि YouTube पर अब क्या पढ़ाएं, सब कुछ सारे चैप्टर्स तो पढ़ा दिए, बेसिक से भी पढ़ा दिया, बहुत सारी प्रैक्टिस भी करा दी, बहुत सारी मैराथन क्लासेस भी ले ली, है ना। तो फिर हमने सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो पढ़ाना है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि अब मॉक टेस्ट लगवा देते हैं आपके, थोड़ी प्रैक्टिस करा देते हैं, है ना। तो आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं, जिसमें हम कई सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं आप लोगों का एक सजेशन जरूर चाहूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब ये हमारा सेशन एंड हो जाए तो आप कमेंट करके बताइए कि मैं YouTube पे आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूं, है ना। मतलब सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं YouTube पे अब आपको क्या पढ़ाऊं, है ना, क्योंकि सब कुछ पढ़ा दिया है। बट स्टिल आप ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तो बताइएगा आप लोग सेशन एंड होने के बाद कमेंट करके। ठीक है, पक्का? हम्म। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। हाँ, मुझे लगता है कि शायद एक आध महीना हो गया होगा यूट्यूब पर। लेकिन अब मुलाकात होती रहेगी, अब चिंता ना करो, मुलाकात होती रहेगी। हाँ, आज का जो मॉक टेस्ट है वो दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी दोनों एग्जाम्स के लिए आपको काम आने वाला है। ओके। हम्म। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दें? अच्छा, याद आ रही थी, हमें भी बहुत याद आ रही थी आपकी। पर मिलने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था तुमसे, है ना। चलो भाई, तो आपको आज की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो आप टेलीग्राम द विनर्स इंस्टीट्यूट से डाउनलोड कर लेना। और अब विनर्स इंस्टीट्यूट आप सबकी सेवा में व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाके आप विनर्स के व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल। हम्म। ठीक है, चलो। हाँ, चलो अभी आप पढ़ लेते हैं, बाकी आपकी जो भी भावनाएं हैं वो कमेंट में व्यक्त करिएगा, या आखिरी में मिलते हैं, क्लास के एंड में थोड़ी सी हम बातचीत कर लेंगे, है ना भाई। दो व्यक्ति ए और बी के भार का अनुपात 5 और 3 है। ए के भार में 5% की वृद्धि हो जाए, ए और बी का कुल भार 15% बढ़कर 92 किलो हो जाए, बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, यह आपसे पूछा गया है। बहुत सुंदर सवाल है, जिसको हम बहुत शानदार तरीके से उड़ाएंगे। मैं चाहता हूं आप सब लोग अब फुल स्क्रीन करें, लाइक के बटन को दबा दें और पूरे सेशन में एंड तक बने रहें। बहुत अच्छे सवाल आज आप और हम मिलकर करने वाले हैं। और कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है, आप पढ़ने पे ध्यान लगाएं। हम्म। देखो, आपको पहली चीज कि इसके लिए आपको जिस चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए, ये किस चैप्टर का प्रश्न है भैया? ये आपके मिश्रण का प्रश्न है। किस चैप्टर का है? तो आप कहोगे सर ये मिश्रण का, मिक्सचर एंड एलिगेशन से हम इसको कर सकते हैं। एक तरफ ए को लिखिए, एक तरफ बी को लिखिए, और बीच में इनका ओवरऑल वजन लिखिए। और इनका अनुपात कितना है? तो इनका अनुपात है 5:3, है ना। ए के वजन में 5% की वृद्धि हुई, बी के वजन में 15% की वृद्धि हुई, सॉरी सॉरी सॉरी, ए और बी के कुल वजन में 15% की वृद्धि हुई। तो बी के वजन में कितने की वृद्धि हुई, ये आपको पता लगाना है। और मैं आपको बता दूं कि यहां पे 92 केजी किसी काम का नहीं है। मैंने आपको हमेशा एक ट्रिक बताई है कि अगर हमारे पास डेटा परसेंटेज में हो और ऑप्शन परसेंटेज में हो, तो फिर बाकी डेटा किसी काम का नहीं है, उसके बिना हम आराम से आंसर दे सकते हैं। हाँ या ना? ठीक। चलिए, तो आपको कुल मिलाकर ये सवाल मात्र इतना है कि यहां की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू निकालना है। इन दोनों में अंतर देखेंगे
तो दोनों में अंतर है 10 का। भाई 5 और 15 में अंतर है 10 का। 3 की वैल्यू अगर 10 है, 3 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू 10/3 होगी। उस हिसाब से 5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? उस हिसाब से 5 की वैल्यू 50/3 होनी चाहिए, हाँ या ना? अगर भाई 3 की वैल्यू, सॉरी, अगर आपके 3 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 10/3 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 50/3, है ना? अब आपको पता है कि औसत वैल्यू से ये छोटा है तो ये औसत वैल्यू से बड़ा आएगा, यानी बी की जो वैल्यू होगी वो पता है क्या होगी? 15 तो होगी, लेकिन 15 में ये 50/3 भी जुड़ेगा। तो 15 में 50/3 जोड़ देते हैं, है ना? 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 इंटू 6 18 और 6 6, 15 और 16 जुड़कर क्या 31 बनेंगे? तो आपका आंसर आ जाएगा 31 या 31.66 को राउंड फिगर में कन्वर्ट करें तो 3177। ठीक है, यहां पे आपको मिश्रण का बेसिक पता होना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूं, अगर एक वैल्यू छोटी है तो दूसरी वैल्यू 15 से बड़ी आएगी। अगर ये 15 से छोटा है तो इधर आंसर 15 से बड़ा आएगा, इसलिए मैंने 15 में जोड़ा। मान लो ये 15 से बड़ा होता तो फिर 15 में से घटाते। 50/3 का मतलब हो गया 16 और इनको आपने सॉल्व किया तो 31 ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत जल्दी सेकंड्स में आंसर आप दे पाएंगे। बताइए, समझ में आया? चलो, थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूं क्या हर सवाल में? आप चाहते हो क्या कि थोड़ा सा समय दिया जाए? अगला क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच देता है, शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। बोलिए भाई। हम्म ओके, कोई वीडियो नहीं हटाएं, सारे वीडियो हर जगह हैं, ऐप पर भी, यूट्यूब पर भी, सब वीडियो उपलब्ध है। हो गया? देखो, आप यहां पर ना कोई वैल्यू एज्यूम कर लो। जैसे आप मान लो कि भाई हमारे पास 4 चीजें थी और हर चीज आप ऐसे समझ लो कि 5 रुपए की है। हमारे पास 4 वस्तुएं हैं और हर वस्तु कितने की है? 5 रुपए की है। तो मेरे पास कितने रुपए का सामान हो गया? 20 रुपए का हो गया, है ना? अब होता क्या है यहां पर कि हमने उनका मूल्य 20% अधिक अंकित करा। मतलब हम 5 रुपए की चीज को कितने में बेचना चाहते हैं? हम 5 रुपए की चीज को 6 में बेचना चाहते हैं, ऐसे समझ लो। चलो, इसको तो लिखा ही रहने देते हैं, है ना? अब देखो, मेरे पास 4 चीजें हैं, 4 में से 3/4 चीज गई, यानी 3 गई तो बची 1। इसको तो मैं अंकित मूल्य पर बेचना चाहता हूं। अंकित मूल्य मतलब कि जितने की है, ये जो 5 रुपए है ना, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, मैं 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचना चाहता हूं। अब आप कहोगे सर 6 कहां से आया? तो आप देखो, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कोई चीज अगर 5 रुपए की है तो आप 1 रुपए बढ़ा दो, तो 5 की चीज को मैं 6 में बेचना चाहता हूं, यानी ये कितने का हो गया भाई? ये हो गया आपका 18 का। सही है? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। और जो एक वस्तु बची उसको 30% की छूट पे देना है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देना है, यानी 6 रुपए पर, 6 रुपए की चीज है, उस पे 30% का डिस्काउंट देना है, यानी उसको आपको 70% पर बेचना है। तो आप इसको कितने में बेचोगे? आप इसको 4.2 में बेचोगे। तो 18 और 4.2 दोनों मिलकर कितने हो गए? 18 और 4 22.2। अब मुझे बस एक बात बताओ कि आपने दोनों को खरीदा, आपने सब सामान खरीदा कितने में था? 20 रुपए में, और आपने बेचा 22.2 में। तो आपने 2.2 का फायदा कमाया 20 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आपको 11% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये आपके प्रश्न का आंसर है।
एकदम डिटेल में पूरा पोस्टमार्टम करके मैंने आपको बता दिया। हम्म, बताओ भाई। अब आप बोलोगे ये वाला चार कहां से आया? ये वाला चार आया आपका 3/4 से। 3/4 का मतलब कि भाई हमारे पास टोटल कितनी चीजें होनी चाहिए? चार। तो चार में से हमने कितनी चीजें बेची? तीन। बची कितनी? एक। है ना? ऐसे करेंगे। और 20% का मतलब 1/5। तो हमने मान लिया कि हर चीज 5 रुपए की है और उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? एक ज्यादा, यानी 6। तो 5 रुपए की चीज 6 में बेची, 18 हो गया। फिर 1 रुपए है, 6 हो गया 30% डिस्काउंट पे, यानी 4.2। दोनों को आपने जोड़ा तो 22.2 में बेचा, जबकि खरीदा कितने में था? 20 में। 2.2 का प्रॉफिट 20 पर मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा आपका 11%। क्लियर है? है ना? 30% डिस्काउंट, 30% की छूट, यानी हर चीज 100 की होती है। 30% का डिस्काउंट देंगे तो वो कितने का आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 70%। ओके, चलें आगे। चलो भाई, अगला सवाल। 100 से कर सकते हो लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा उसमें। 100 से भी कर सकते हो आपकी अगर इच्छा हो तो। ओके। हाँ जी, ये 1 घंटे तक चलेगी क्लास। 3 उम्मीदवार हैं एबीसी, इनके बीच में एक चुनाव हुआ। 80% लोगों ने मतदान किया। मतलब हम जानते हैं कि भैया जनसंख्या तो 100% है, लेकिन उसमें से वोट डालने आए कितने लोग? 80%। तो हमारे काम के ये लोग हैं जो वोट डालने आए। और ये सारे मत कैसे हैं? वैध हैं। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले और बी और सी द्वारा हासिल किए गए मतों का अंतर 10,000 है। बी को सी से 10% ज्यादा मत मिले। तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता, ये एक ऐसा शब्द है जिसको कई लोग गलत करके आ जाते हैं। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आपको बतानी है। पंजीकृत मतदाता का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड वोटर्स। रजिस्टर्ड वोटर्स का मतलब होता है सारे लोग, यानी आपको 100% वैल्यू बतानी है कि उस गांव में, उस जगह पर कुल कितने लोग हैं जो वोट डाल सकते हैं। कितने वोट डालने आए वो नहीं बताना है, कितने डाल सकते हैं। सूची में कितने लोगों का नाम है, वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम है, ये आपको बताना है। समझ में आई बात? हम्म। चलो शुरू करें अंताक्षरी। देखो भाई, पहले हमें एबीसी को समझना पड़ेगा। और आप एक चीज ध्यान रखें कि हम 80% को कैलकुलेट कर रहे हैं। हम किस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं? हम 80% को कैलकुलेट कर रहे हैं। 100% बाद में हमें निकालना पड़ेगा, है ना? चलो, बी को ए से 50% कम मत मिले और यहां कहा है कि बी को सी से 10% ज्यादा। देखो भाई, 10% का मतलब होता है 1/10। यानी अगर सी को 10 मिले तो बी को उससे एक ज्यादा मिलेगा, यानी 11 मिलेगा, है ना? बी को सी से 10% ज्यादा, 10 से एक ज्यादा 11। और यहां बोल रहे हैं बी को ए से 50% मिले। 50% मिले मतलब बी को ए से आधा मिला। बी को ए से आधा मिला, तो इसका डबल कर दिया मैंने। ये तीनों का मामला सेट हो गया। फिर इन्होंने कहा कि बी और सी में 10,000 का अंतर है। तो यहां, अच्छा, यहां पे टोटल कितना आ रहा है इनका? इसका अगर आप टोटल करोगे तो ये टोटल आ रहा है अनुपात में 43। अब देखना, बी और सी में 10,000 का अंतर है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू 10,000 आ जाएगी। बी और सी में अनुपात में एक का अंतर है, जबकि रियल में 10,000 का अंतर है।
तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000, है ना। अब अगर एक की वैल्यू 10,000 है तो 43 की वैल्यू कितनी होगी? तो 43 की वैल्यू होगी, उसके आगे हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू 10,000, तो 43 की वैल्यू कितनी? 4,30,000। लेकिन आप 4,30,000 पे आंसर मत लगाना, क्योंकि ये 80% लोग हैं। ये वो लोग हैं जो वोट देने आए थे, और आपको पंजीकृत मतदाता बताना है। अगर ये 80% है तो भाई 100% कितना? ठीक है। और देखो, अगर ये 80 है तो 100% कितना? आंसर 4,30,000 से ज्यादा ही आएगा, और 4,30,000 से ज्यादा मात्र एक ही आंसर है। तो आपको कैलकुलेट करने की भी आवश्यकता नहीं है, बिंदास आंसर आप दे दीजिए ये वाला, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं जो 4,30,000 से ज्यादा हो। अधिकतर बच्चे एग्जाम में 4,30,000 लाके उसी को आंसर दे देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं पंजीकृत मतदाता ही तो पूछा है। पंजीकृत मतदाता मतलब टोटल लोग कितने थे? टोटल 4,30,000। और जब हमारा आंसर आ जाता है और वो ऑप्शन में दिखने लगता है, तो हम ये भूल जाते हैं कि क्या पूछा है। ठीक है, तो आंसर आपका डी माना जाएगा, ना कि बी, ये ध्यान रखिए। ठीक है भाई। हाँ, ओके, चलें आगे। चलो, चौथा सवाल, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का। पढ़िए, 1 से 2 मिनट का टाइम लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे ही। डिजिटल सम बताएं, उसमें डिजिटल सम लगाना चाहते हो तो लगा लो। डिजिटल सम कैसे लगाओगे? ऊपर है 4 और 3 7, नीचे क्या है भैया? 8, है ना। तो 8 में किसका गुणा करते हैं ताकि वो क्या बन जाए? 8 में किसका गुणा करते हैं? 8 का ही करते हैं। तो ऊपर भी 8 का गुणा, नीचे भी 8 का गुणा। 8 और 8 होता है 64, 64 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, तो इनका मामला खत्म। 8 × 7 हो गया 56, 56 मतलब 11, 11 मतलब कितना आ गया? 2। तो अगर आप देखोगे तो इनका टोटल 2 आएगा ही आएगा। 5 और 3 8 और 7 15, और 15 में अगर आपने 5 जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 20, और 20 का मतलब कितना होता है? 2। तो इनका डिजिटल सम भी कितना आ रहा है? 2। तो यस, आप चाहें तो आखिरी में डिजिटल सम लगा सकते हो, बट एट द एंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो अज्जू, 15 में से पूरे 15, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो, बहुत बढ़िया टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अतुल से अगर आप कोई काम कराते हैं सो ही विल टेक 14 डेज, 14 दिन लगेंगे। बीनू से काम कराएंगे तो उसे 21 दिन लगेंगे। इन्होंने 7 दिन तक काम किया, और फिर चेतन ने काम किया। मैं आपको एक चीज यहां पे याद दिलाना चाहता हूं, अगर हमें कभी पैसा बांटना हो तो पैसा सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया सबकी क्षमता पता है क्या, तो क्षमता के हिसाब से पैसा बांट दो। अगर क्षमता नहीं पता है तो क्या हम उनका कार्य निकाल सकते हैं, उनका वर्क निकाल सकते हैं, तो पैसा उस हिसाब से बांट दो। तो देखो, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 42। 14 से कटेगा 3 बार, 21 से कटेगा 2 बार। ये 3 और 2 क्या है? ये 3 और 2 क्षमता है ना। अब देखो, ए ने कितने दिन काम किया? 7 दिन। बी ने कितने दिन काम किया? 7 दिन। और बचा हुआ काम सी ने कितने दिन किया? 4 दिन, है ना। तो 7 दिन तक इसने क्योंकि ए और बी ने मिलकर 7 दिन तक काम किया ना, तो मैं मान रहा हूं कि ए ने भी 7 दिन दिए, बी ने भी 7 दिन दिए, है ना। तो ए ने 7 दिया, 21 दिन काम, 21 कार्य किया। ठीक है, इसने भी कितने दिन काम किया? सॉरी, हाँ, इसने किस क्षमता से काम किया? तो इसने 14 यूनिट काम किया। अब मुझे बताओ कि टोटल काम है 42, 42 काम है। 42 में से 21 और 14 35 गया, 42 में से 35 गया, तो कितना आएगा? 7। मतलब इस भाई ने 7 काम किए।
तो ये किस चीज का अनुपात है पता है? ये इनके वर्क का अनुपात है, इनके कार्य का अनुपात है। और शास्त्रों में लिखा है कि कार्य के हिसाब से भी पैसा बांटा जा सकता है। भाई या तो क्षमता के हिसाब से बांटो या कार्य के हिसाब से बांटो। इसने 7 दिन तक 3 की क्षमता से काम किया, इसने 7 दिन तक 2 की क्षमता से काम किया, और क्षमता यहां पर है। तो 42 में से 35 गया, तो इसने 7 कार्य किया, इस हिसाब से पैसा बांट लीजिए। तो टोटल कितना पैसा बांटना है भाई? 3000। 3000 को 42 से भाग दीजिए। और किसका पता लगाना है? बीनू और चेतन का। तो बीनू और चेतन का यानी किससे गुणा करना पड़ेगा आपको? 21 से गुणा करना पड़ेगा, है या ना? करेक्ट। लेकिन आपको एक बात और बताऊं मैं, इसमें भी एक समस्या है ना? क्या समस्या है? हम एक काम और चाहें तो कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। देखो 7 से कट जाएगा, 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये हो जाएगा। हमारे पास टोटल पैसा कितना है? टोटल पैसा है 3000। 3 2 5 और 1 6। ठीक है, तो 6 से काटेंगे, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 6 पंजे 30 यानी 500। 500 का डबल तो बीनू को मिलेगा 1000 रुपए, और 500 का एक गुना चेतन को मिलेगा 500 रुपए। और इन्होंने कहा है प्रतिदिन का, एक एक दिन का पैसा बताना है, पर डे का पैसा बताना है। तो 1000 रुपए हमने इसको कितने दिन के दिए? 7 दिन के दिए। इसको 500 रुपए कितने दिन के दिए? इसने 4 दिन काम करा, उसका हमने पैसा दिया है। और अब आपको इसको हल करके बताना पड़ेगा कि क्या आएगा। समझ में आ रही है बात? बीनू ने जो भी है उसने 1000 रुपए, 500 की वैल्यू 1 बराबर 500, 2 बराबर 1000, इसने 1000 रुपए लिए 7 दिन के, इसने 500 रुपए लिए 4 दिन के। अब इसको हम निकाल कर जोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों का पर डे का कितना। समझ आ रही है बात? 1000 में अगर मैं 7 का भाग देता हूं तो चलो इसको मैं यहां लिखता हूं। 7 एकम 7, बचा आपके पास 3 और 0, 7 इंटू 4 28, बचा आपके पास 2 जीरो, फिर ये आ जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, बचेगा 6 जीरो। और इसके बाद आ जाएगा आपका 7 इंटू 8 56। इधर चलते हैं, 500 का आधा करेंगे 250, 250 का आधा करेंगे आपका 125। अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये आपका 0.8 तो आ गया, है ना? 5 और 2 कितना हो गया? 7। 4 और 2 कितना हो गया? 6। 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो दोनों का एक दिन का जो लेबर बनता है वो कितना बनता है? 267। ऑप्शन ए आपका आंसर आएगा। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 267.8। खेल समझ में आया? चलो बढ़िया है अज्जू, बहुत अच्छे। क्लियर भाई सभी को? है ना? 7 दिन तक 3 की क्षमता, 7 दिन तक 2 की क्षमता, और इसने 4 दिन तक काम किया। 21 काम 14 काम, 42 में से 21 14 गया, बचा कितना? 7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो ये आ गया अनुपात। इस अनुपात में पैसा बांटा जा सकता है। 3000 रुपए, 3 2 5 और 1 6, एक की वैल्यू 500, 500 का दुगना, 500 का एक गुना। 1000 रुपए 7 दिन के, 500 रुपए 4 दिन के, तो एक एक दिन का खर्चा कितना? 267.8। अच्छा जी, हाँ चलो बढ़िया। एफिशिएंसी से नहीं कर पाएंगे अब हम, क्योंकि सबने अलग अलग दिन काम करा है। सबने अगर एक साथ काम किया होता तो हम क्षमता के हिसाब से बांटते। किसी ने अलग काम किया, फिर किसी और ने अलग काम किया, तो फिर वहां पे कार्य को देखना पड़ेगा, क्षमता को नहीं। हाँ। रमेश को 800 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक पर 2 ऑफर मिल रहे थे। वह या तो 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट ले सकता था, या 30% और 10% की 2 छूट ले सकता था। रमेश ने बेहतर ऑफर वाली योजना को चुना होता तो उसे अन्य योजना के मुकाबले कितना अधिक बचत होती?
देखो भाई, देखो यहां पर क्या है, एक है कि 20% प्लस 20%, यानी 20% का डिस्काउंट 2 बार। दूसरी तरफ 30% प्लस 10% का डिस्काउंट ऐसा मिल रहा है। आप एक दुकान पे गए तो उसने कहा मैं 20% के 2 डिस्काउंट दूंगा, पर ये सक्सेसिव है, क्रमिक है, 20 और 20 40 नहीं। अब ये 40 नहीं है, ये कितना होगा वो मैं बताऊंगा। और एक ने कहा कि मैं 30% और 10% का डिस्काउंट दूंगा, यानी पहले 30% उसके बाद 10% का डिस्काउंट मिलेगा, है ना। तो हम दोनों पता लगा लेते हैं, दोनों में हमारा फायदा किधर है। अगर ये दो है तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले तो इनको जोड़ दो और गुणा करके 100 का भाग दे दो, इससे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। भाई 20 और 20 कितना हो गया, 40। 20 और 20 कितना हो गया, 400/100 यानी 4। यानी ये जो आपको 40 दिख रहा है ये एक्चुअल में 36% है। 30 और 10 कितना हो गया, 40। 300/100 कितना हो गया, 3। 40 में से 3 गया तो कितना हो गया भाई, 37 हो गया। तो इधर की दुकान पे जाओगे 36%, इधर की दुकान पे जाओगे 37%। आपको 1% का फायदा हो रहा है, 1% का फायदा हो रहा है। तो आपको 800 रुपए पर 1% का फायदा, यानी आपको कितने का फायदा होगा, 8 रुपए का फायदा होगा, 8 रुपए का फायदा होगा। समझ आया। अगर क्रमागत वृद्धि होती, कि पहले आपको परसेंटेज में बताया है कि पहले 30% की वृद्धि फिर 10% की वृद्धि, अगर दोनों बार वृद्धि है तो दोनों जगह प्लस आता है। दोनों बार कमी है, डिस्काउंट डिस्काउंट है, तो आप एक जगह प्लस और एक जगह माइनस लगाते हो, यहां पे माइनस लगाना है, ध्यान रखना। तो ये आपका 36% डिस्काउंट है, ये आपका 37% डिस्काउंट है। दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस है 1% का। तो 800 का आप 1% निकाल दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8 रुपए। ठीक है। हम्म। सिंप्लीफिकेशन का एक बढ़िया सवाल है आपके सामने। हाँ जी। और जितने भी लोग इस समय पढ़ रहे हैं, मैंने एक सवाल आज की क्लास के शुरू में पूछा था कि आप मुझसे YouTube पर क्या पढ़ना चाहते हैं। हम आपकी YouTube पर, मैं मतलब मैं पर्सनली आपकी YouTube पर क्या सेवा कर सकता हूं, ये मुझे आप क्लास खत्म होने के बाद बताना, क्योंकि मैं अभी कंफ्यूज हूं कि YouTube पे क्या पढ़ाएं। तो आप मेरी मदद करें, आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो क्लासेस हम लेकर आ जाएंगे आपके लिए। फिलहाल मैंने सोचा कि मिक्स क्वेश्चंस कराते हैं, आपको मॉक टेस्ट कराते हैं। हाँ जी। पहले इसको थोड़ा हल्का कर लेते हैं, बहुत भारी भारी दिख रहा है ये। 8 एकम 8 और 1, तो ये हो गया आपका 9/8। फिर डिवाइड में है 5/6। ऑफ, इसको याद रखना कि ये कितना है, ऑफ है। और ये है आपका 3/4। माइनस में फिर से आपके पास है 3/4। गुणा में आपके पास है 2/9। प्लस 20 एकम 20 और 13, तो ये हो गया आपका कितना, 20 और 13 हो गया आपका 33/20। और गुणा में, अब देखो इसको इसको पहले हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि ये क्या है ना। 0.93 का मतलब होता है 93/99। 93/100 नहीं, बार लगा है, बार मतलब नॉन रिपीटिंग, तो 93/99। इधर चले, एक को छोड़ो, ये क्या है, ये 3 है, एक अंक है और एक अंक के ऊपर बार नहीं लगा है। तो ये आ गया आपका 93/99। और ये आपका क्या हो गया, 90 एकम 90 और 3, तो ये आ गया आपका 93/90। 93/99 में 93/90 का अगर भाग दोगे तो बताओ भाई क्या बचेगा। देखो 93/99 में 93, तो 93 से 93 कट जाएगा, है ना, क्योंकि ये 90 ऊपर 93 नीचे। तो आपका रिजल्ट बचेगा 90/99। बोलो हाँ या ना, क्या बचेगा, 90/99। चलो आगे चलते हैं, लेकर आपको 9/8 है। डिवाइड और ऑफ में आप सबको जल्दी से बता देता हूं कि जब भी बोर्ड मास आता है तो पहले ब्रैकेट
ऑफ, ऑफ के बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। ऑफ और डिवाइड में पहले ऑफ हल होता है, यह बात हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5/6 ऑफ। तो पहले इसको हल कर लेते हैं, 5 का 3, 3 से ये कट जाएगा 2 बार, तो ये आपका क्या है, 5/8 है। माइनस में यहां चले तो गुणा पहले होगा, यहां पे 2 से ये 2 बार और 3 से ये 3 बार, तो ये आ जाएगा 1/6, और ये आ जाएगा आपका 33/20। और ये देखो, उसको हल करके हम क्या लाए थे, उसको हल करके लाए थे 90/99, ठीक है। चलो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9/8 डिवाइड होके 5/8 क्या बनेगा, 8/5। ये हो जाएगा 1/6। 33 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 0 से 0, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो ये आ गया आपका 3/2, ठीक है भाई। 8 से आपका 8 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 9/5, 1/6 और 3/2, है ना। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम इनके लिए क्या ले लें, एलसीएम ले लेते हैं 30 यानी 30। 5 से कटा 6 बार, 6 और 9 हो गया 54। 6 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 15, 15 का 3 गुना हो गया कितना, 45, 45, ठीक है। चलो, अब यहां पे आप अगर देखेंगे तो 5 गया, 40 जुड़ा, तो 54 में 40 जुड़ा, तो ये आ गया 94/30। 2 से कटेगा 47 और 15, तो 15/47 यानी 47/15, डी आपका आंसर होना चाहिए। सही है क्या, डी इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, सो आप बिंदास पूछ सकते हो। अच्छा, विनोद गुजर राजस्थान से, क्या बात है। इसमें डिजिटल सम नहीं लगेगा, जहां डिजिटल सम लगेगा आपके बिना कहे मैं बताऊंगा, है ना। यहां पे डिजिटल सम नहीं लगेगा भाई। हम्म, हाँ, इसको 9 से काट दो, 10/11 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे आपको बार, बार वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा हुआ होगा तो ही समझ में आएगा। 2 अंक के ऊपर बार लगाए तो 99, 1 अंक पे बार लगाए तो 9, और नहीं लगाए तो 0। बाकी आपको बार वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये बार बार समझ में आएगा, ठीक। हम्म, क्लियर है भाई। चलिए, अगले सवाल पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां, 10वां नहीं मतलब 7वां। ये अनुपात समानुपात का मध्यानुपाती तृतीय अनुपाती वाला सवाल है। 3 और x का तृतीय अनुपाती 27 है, 2 और y का तृतीय अनुपाती 8 है। x और y का मान ज्ञात करना है। बोलो भाई। ठीक है, ऐप पर अगर आपके पास विनर्स का कोई कोर्स है तो नंबर सिस्टम चैप्टर में जाइएगा। नंबर सिस्टम में ही बार हम पढ़ाते हैं, बार वाला पूरा सिस्टम उसमें आपको दिख जाएगा। देखो भाई, आपको पहले, आप में से कई लोगों को कंसेप्ट नहीं पता है तो मैं जल्दी से बता देता हूं। तृतीय अनुपाती का मतलब क्या होता है, जब एक फैक्टर दोनों तरफ कॉमन हो, ए बी और बी सी, तो बी और बी का गुणा होता है बी का स्क्वायर, ए और सी का गुणा होता है तो ए इंटू सी, है ना। और बी की वैल्यू क्या होती है अपने आप में, ए इंटू सी के ऊपर वर्गमूल। ये कॉन्सेप्ट यहां पे काम करता है। यहां पे ए को प्रथम, सी को तृतीय और बी को द्वितीय बोलते हैं। तो 3 और x, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। देखो, इसको क्या मानेंगे ए, इसको क्या मानेंगे बी, और इसको क्या मानेंगे सी। इसको क्या मानेंगे ए, इसको बी और इसको सी। तो आपको x और y की वैल्यू बताना है, और x और y दोनों अपने आप में क्या है, द्वितीय अनुपात है।
यानी आपको इधर भी क्या करना है, ए और सी अंडर रूट में करना है, और इधर भी ए और सी आपको अंडर रूट में करना है। तो यहां ए और सी क्या है, 27 का 3 गुना, तो ये आ जाएगा आपका 81। इधर जाओगे तो 2 का 8 गुना, ये आ जाएगा आपका 16। 81 9 का वर्ग है, 16 4 का है, आंसर ही आ गया आपका 9:4। 9:4, 9:4। खत्म। बोलो भाई, ठीक है। चलिए, एक अपनी मैथ की अलग से चैनल भी है ना, आदित्य पटेल मैथ्स नाम से, अगर आप में से किसी को नहीं पता है, उसमें मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स पूरे बेसिक से एडवांस तक डले हुए हैं। आप उस पर भी जा सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया है। हाँ, कुछ लोगों की अलग ही आशिकी चल रही है कमेंट में। हाँ, तुम खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है ना। पता नहीं किन से लगे पड़े हैं, क्या चल रहा है। डेली एसएससी जीडी का पेपर लाएं, ठीक है। एक बर्तन में तरल भरा जाता है जिसमें से 5 भाग जल और 11 भाग चाशनी है। मिश्रण के कितने भाग को निकालकर जल से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए ताकि मिश्रण में 3 और 2 के अनुपात में चाशनी और जल हो जाए। इसका बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, है ना, समझना। फिलहाल हमारे पास 5 भाग जल और 11 भाग चाशनी है। जल को बोलते हैं वाटर, और चाशनी को पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चाशनी को इंग्लिश में बोलते हैं हम सिरप, है ना, सिरप, साइरप। तो 5 भाग जल है, 11 भाग चाशनी है। कितना कितना कर दें कि वो अनुपात क्या बन जाए, वो अनुपात 3 और 2 बन जाए, है ना। ऐसे सवालों में आपको हमेशा क्या करना है, जो प्रतिस्थापित करना है, जो निकालना है और वापस मिलाना है, उसको सेम करो। ये आपका 11 है, ये आपका 2 है ना। कितने भाग को निकालकर जल से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए ताकि 3 और 2 के अनुपात में चाशनी और जल हो जाए। अच्छा, चाशनी 3 हो जाए, चाशनी 3 हो जाए और जल कितना हो जाए, 2 हो जाए, है ना। तो आपको भाई क्या प्रतिस्थापित करना है, जल। तो आप ऐसे समझो कि जल के साथ छेड़छाड़ करनी है ना, चाशनी का तो कोई काम नहीं है, उसको सेम कर लो। सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। जल प्रतिस्थापित करना है, चाशनी यानी सिरप के साथ छेड़छाड़ करो, दोनों को सेम करो। यहां पे मल्टीप्लाई करिए 3 का, यहां पे मल्टीप्लाई करिए 11 का। ठीक है भाई, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 15, और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 33। 11 का मल्टीप्लाई करोगे 22, 11 का मल्टीप्लाई करोगे 33। आपको यह देखना है कि हमारा मिश्रण अब कितना बन गया भाई, हमारा मिश्रण बन गया 55, और पहले जल 15 था जो 22 हो गया, 15 से 22 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 7। ये आंसर आ गया आपका 755, 755 आपका आंसर है। ठीक है। हम्म अभी फिलहाल पूरा मैं आपको बता नहीं सकता, मिश्रण चैप्टर में इसको हम डिटेल में बताते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। अभी आप इतना याद रखें, जल प्रतिस्थापित करना है तो जल को छोड़ के जो दूसरी चीज है उसको सेम कर दो, है ना। तो 33 और 22 यानी आपका मिश्रण हो जाएगा कितना, 55, और जल 15 से कितना हो गया, 22, यानी कितना बढ़ गया, 7। 755 आपका आंसर बिल्कुल सही। चलो भाई, 9वां सवाल अपना फेवरेट चैप्टर है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों एक साथ। जिन्होंने लाइक के बटन को नहीं दबाया है वो लाइक के बटन को जरूर दबाएं।
ओके, देखो भाई, 1.5 साल है, 8% की दर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8%। और समय हमारे पास कितना है? 1.5 ईयर्स। और आपसे कहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये जो 228 है ना, ये सीआई और एसआई का अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है, तो राशि क्या है? आपको कुल मिलाकर ना पहले यह देखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है, और चक्रवृद्धि ब्याज हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, अर्धवार्षिक कैलकुलेट हो रहा है। अब देखो मजा आएगा। अर्धवार्षिक यानी 6 6 महीने में। अर्धवार्षिक में हम रेट को आधा करते हैं, रेट को आधा करते हैं और समय को डबल करते हैं, तो ये 4%, 3 साल हो जाता है। 4% का अगर 3 साल निकालना है सो वेरी इजी, 3R, 3R² और R³। तो R मतलब क्या है? 4 का 3 गुना 12, 4 का वर्ग 16, 16 का 3 गुना 48 और 4 का घन 64। तो ये क्या है? एक प्रकार से ये है 12, 48, 64%। अगर ब्याज की दर 4% हो, 3 साल हो, तो 12, 48, 64। लेकिन रियल में ये 8% और 1.5 साल है। पर क्योंकि अर्धवार्षिक है, 6 6 महीने का है, रेट आधा करते हैं, समय डबल करते हैं। चलो इधर देखो, साधारण ब्याज की कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है। 8% और 1.5 साल, 15 × 8 = 120, यानी कितना आ जाएगा? ये 12% आ जाएगा। तो दोनों में अंतर कितने का है? दोनों में अंतर है 228 का। दोनों में अंतर है 228 रुपए का, जबकि दोनों में अंतर है 0.4864 का। तो 100% कितना? और 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल, कि मूलधन कितना होगा वो हमें पता लगाना है। क्लियर है? चलो, अब यहां पर हम एक बार के लिए ना डिजिटल सम लगा सकते हैं। ऐसी स्थितियों में डिजिटल सम लगाना शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है ना। 6 4 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 का मतलब क्या हो गया? 4। 6 4 10 8, 18 और 4 22, 22 मतलब 2 और 2 4, 8 2 10 और 2 12, 12 का मतलब क्या हो गया? 3। इसको तो छोड़ो, नीचे 4 है तो 7 का गुणा करते हैं। 7 × 4 होता है 28, 8 और 2 मतलब 10, 10 मतलब 1, मतलब काम खत्म। 7 × 21 और 21 का मतलब क्या हो गया? 21 का मतलब 3। तो इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है? इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। अब हम ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसका डिजिटल सम कितना हो? 3 हो। 6 4 10, 10 और 9 19, 19 का मतलब, देखो 6 4 10 और 9 19, 19 मतलब 9 और 1 10, 10 मतलब 1। तो इसका डिजिटल सम 1 है, ये आंसर नहीं हो सकता। 7 और 4 कितना होता है? 11, और 11 का मतलब कितना होता है? 2, ये आंसर नहीं हो सकता, है ना। 6 4 10, 5 15, 16 17 18 और 1 19, 19 का मतलब फिर वही 1, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 6 4 10 और 8 18, 7 5 12, 18 और 12 30, 30 मतलब 3। तो इसका डिजिटल सम 3 है और मुझे वैसे भी 3 चाहिए। तो एकमात्र आंसर जो संभव है वो कौन सा है? ऑप्शन डी। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल सम। इसे हम कहेंगे डिजिटल सम की ताकत। ओके भैया, समझ गए। डिजिटल सम की 2 क्लासेस मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई है। आप केवल यूट्यूब पे सर्च करना डिजिटल सम बाय आदित्य पटेल, और आपको मेरी क्लास मिलेगी। और उस पे शायद यूट्यूब पे सबसे ज्यादा व्यूज आपको मिलेंगे। डिजिटल सम बाय आदित्य पटेल आपको लिखते से ही दिख जाएगा। 2 क्लासेस हैं, 2 हिस्से में मैंने पढ़ाया है। और जो क्लास नंबर 1 है उस पे 5.5 लाख व्यूज हैं। इतने विद्यार्थियों ने उसको देखा है। तो आप भी देख लेंगे तो गजब की टेक्निक आप सीख जाएंगे। चलिए,
देख लिए? ठीक है। दो लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात, हम उनका नाम रख देते हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी, और इनका वर्तमान का अनुपात कितना है? 3 और 4। आज से 2 साल बाद उनका अनुपात कितना हो जाएगा? उनका अनुपात हो जाएगा 7 और 9। कौन सा कथन सही है? हम ऐसा करते हैं, उनकी रियल एज ही पता लगा लेते हैं, है ना। तो क्रॉस मेथड लगा लेते हैं, 2 2 साल, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं। 9 तिया 27, 7 चौक 28, अंतर आया 1 का। यहां दोनों जगह 2 है, तो देखो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, तो अंतर आया 4 का। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4। एक की वैल्यू 4 है, तो जो ए है वो आज 12 साल की है, और जो बी है वो आज 16 साल की है। समझ गए? क्रॉस मेथड, 14 और 18 4, 27 और 28 1, एक की वैल्यू 4, 4 तिया 12, 4 × 4 16, ये आ गया। अब इन्होंने कहा कि भाई 10 साल बाद अनुपात 6 और 7 हो रहा है क्या? चेक कर लेते हैं, है ना। 10 साल बाद 6 और 7 है क्या? तो 12 को 10 साल आगे ले जाओगे 22, 16 को 10 साल आगे ले जाओगे 26, तो इनका रेशो क्या बनेगा? इनका रेशो बनेगा 11 और 13, जबकि ये तो कह रहे हैं 6 और 7, तो मतलब पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत है। 12 साल बाद 6 और 7 है क्या? तो 12 साल आगे ले जाओगे, 12 और 12 24, इसको 12 साल आगे ले जाओगे 28, है ना। तो यहां पे रेशो बनेगा क्या? इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 2 से 12 बार, और ये 2 से आ जाएगा 14 बार, या 4 से उड़ा दो, 4 × 6 और 4 × 7, तो हाँ इसमें आ रहा है। मतलब आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है कि 12 साल बाद 24 साल की और 28 की हो जाएगी, जिनका रेशियो 6 और 7 आ रहा है। स्टेटमेंट 2 इज राइट, नॉट स्टेटमेंट 1। तो हम कहेंगे केवल दूसरा वाला सही है, ओनली सेकंड इज राइट। सही है। काफी आसान। अगले पर चलें भाई। धातु के खोखले गोले को बाहरी और आंतरिक त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल आर जो कि 10 है, इंटरनल रेडियस स्मॉल आर जो कि 6 है, इसे पिघलाकर एक छोटी सी गेंद बनानी है, गेंदों की संख्या कितनी होगी? खोखले गोले से एक सॉलिड गेंद बनानी है, बताओ। हाँ, क्लास अटक रही है? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है ऐसा, यहां तो सब ठीक दिखा रहा है। हो गया? देखो, आपको एक बात समझना है कि आप जो बड़ा आपकी जो बॉल है, खोखला गोला मतलब हमेशा याद रखें आपकी टेनिस बॉल, है ना, और उससे आपको एक छोटी सी बॉल बनानी है। तो बड़े गोले का आयतन क्या होगा? तो एक्चुअल में क्या होगा? 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब स्मॉल आर का क्यूब, और नीचे आ जाएगा 4/3 पाई और ये वाला आर का क्यूब। तो ये तो कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर यानी 10 का क्यूब -6 का क्यूब, और नीचे जो ये छोटी वाली जो बॉल है इसका लेंगे तो 2 का क्यूब। डायरेक्ट हम इतने में कर सकते हैं, है ना। 10 का क्यूब कितना हो गया? 1000, 6 का क्यूब हो गया आपका 216, और 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। 1000 में से अगर 216 गया तो 800, और ये आ जाएगा आपका कितना? 784, और इसको 8 से भाग देंगे तो 8 × 9 72, और 8 × 8 64, तो 98 98 बॉल्स बनाई जा सकती है। 98 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चले भाई और आगे।
एक मोबाइल फोन का मूल्य 25,000 है, जो 5,000 के तत्काल भुगतान और उसके बाद 25% ब्याज पर 3 किश्तों में दिया जाता है। हर किश्त का मान आपको बताना है। देखो, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। आपने 25,000 का मोबाइल लिया, 5,000 रुपए तो तुरंत दे दिए, 20,000 को आपने फाइनेंस कराया, तो 4 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा, 5। और कितनी किश्त है? 3। तो आपको पता है ये पावर में चलता है ना? 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, राइट? इनको हम सेम करते हैं, तो यहां पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 का, यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का, और यहां पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट साइड एक जैसा करना पड़ता है ना? जो किश्त है उन सबको एक जैसा करना पड़ता है। तो अच्छा, हमने फाइनेंस कितना कराया भाई? हमने फाइनेंस कराया 20,000, और इन्होंने क्या कहा है? प्रत्येक किश्त का मान। तो हर किश्त, इसका गुणा करोगे तो 125 आएगा, इसका गुणा करोगे तो 125 आएगा, इसका गुणा करोगे तो 125 आएगा, लेकिन इधर गुणा करोगे तो 100, 5 का गुणा करोगे तो 80, 1 का गुणा करोगे तो 64, ये सेम रहेगा। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, जो हमारे पास वास्तव में 20,000 है। 25,000 में से 5,000 तो दे दिया, फाइनेंस 20,000 कराया, किश्त 20,000 की निकलेगी, है ना? तो 20,000 में इसका आप भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका हो गया 8 और 6 14, यानी ये हो गया आपका कितना? 244, 244। और आपको ईच इंस्टॉलमेंट बताना है, यानी 125 का आपको गुणा करना है ना? अगर आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है ना, या राउंड फिगर है, यहां पे डिजिटल सम आपका नहीं लगेगा, क्योंकि ये राउंड फिगर में है, राउंडेड ऑफ है, तो यहां पे डिजिटल सम नहीं लगने वाला, है ना? तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। भाई मुझे पता है कि 125 का डबल 250 होता है, ये 125 के डबल से थोड़ा सा कम है, ये 1.9 के आसपास हम मान लेते हैं, 125 के दुगने से थोड़ा सा कम है। तो जब मैं, अगर सोचो यहां 2 होता, अगर पूरा पूरा 2 होता, अगर यहां 2 होता तो आंसर 10,000 आता। अगर ये 1.9 है तो आंसर 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, थोड़ा सा ज्यादा। तो 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा, एकमात्र आंसर है ऑप्शन बी। ये आ गई आपकी ईच इंस्टॉलमेंट विदाउट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है। 125 का डबल होता है 250, ये डबल से कम है। अगर 2 होता तो आंसर 10,000 आता। अगर छोटी संख्या का भाग देंगे आंसर बड़ा आएगा, आंसर 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, आंसर आपका 10,000 और समथिंग समथिंग। बी आपके प्रश्न का आंसर है। उम्मीद है यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी अच्छे से, है ना? तो आज के लिए मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे बताइए। अगली क्लास क्या होनी चाहिए ये आपको अनिवार्य रूप से बताना इस क्लास के एंड होने के बाद, कि आपको मैं यूट्यूब पे क्या पढ़ाऊं ये आप मुझे जरूर बताइएगा। आज मैंने मिक्स क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया, इसकी पीडीएफ आपको अभी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। विनर्स के एप्लीकेशन पर एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के बैचेस चल रहे हैं, काफी कम फीस में आप इनसे जुड़ सकते हैं। और विनर्स की बहुत सारी किताबें हैं, मेरी मैथ की किताबें हैं जो आप ले सकते हैं, है ना? हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर की नई किताब अपनी आ गई है, तो ये सब चीजें आपको, एमपीपीएससी का बहुत अच्छा पूरा आपको सेट मिलेगा नोट्स का, ये आप ले सकते हैं। काफी किताबें हैं। मुझे आप इंस्टाग्राम पर आदित्य पटेल विनर्स के नाम से सर्च कर सकते हैं, और ये अपनी मैथ्स की चैनल है, ये सारी चैनल्स हैं जिन सबसे आप जुड़ सकते हैं, है ना? जाते जाते लाइक जरूर करिएगा। सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और YouTube पे मैं रेगुलर पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या पढ़ाया जाए, आपको प्रैक्टिस कराई जाए, बेसिक से पढ़ाया जाए, क्या करवाया जाए, ये आप मुझे बताइएगा। और बेसिक से पढ़ना है तो कौन से टॉपिक, प्रैक्टिस करना है तो किस तरीके की, क्या आपके मन में है, ये आप मुझे बताना। हम्म अभी दिवाली पे बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है, धमाकेदार। अगर आपको कोई कोर्स लेना है तो दिवाली ऑफर आएगा, उसमें आप ले लेना। कमेंट करके बताना आप क्या चाहते हैं, है ना? बाकी बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि आपसे यूट्यूब पे मुलाकात करें। हाँ,
ओके। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।